हेलो एवरीवन। तो जैसे कि बच्चों ने कहा था, अब हम लोग लास्ट के वीक में जो भी हमारे पास वक्त बचे हैं इसमें टू द पॉइंट टॉपिक वाइज बात करेंगे और जिन जिन टॉपिक से जिन जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म पूछे जाने वाले हैं उन टॉपिक को हमें हिट करना है। 21 से एग्जामिनेशन स्टार्ट है और हम लोग के पास जो भी 5-6 डेज बचे हैं, अलग अलग बच्चों के एग्जामिनेशन के अलग अलग दिन हैं। हमें अब इस दौरान करना क्या है कि दो चीज़ों पर ध्यान रखना है, सिर्फ दो चीज़ तुम्हें करना है किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन फिजिक्स। हर सब्जेक्ट में तुमको बस दो बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, पिछले 2-3 महीने में जितना भी हम लोगों ने CUET के लिए प्रिपरेशन करा है उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ तो लिया है, बहुत कुछ पढ़ा है, क्वेश्चंस भी करा है, बट ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पर जा कर के वो हमारा भूल जाए। क्या सब कुछ तो पढ़ा था मगर अभी याद नहीं आ रहा, तो वो कंडीशन ना आने पाए कि वो पूरा किया हुआ मेहनत ये थोड़े से लापरवाही की वजह से वो बर्बाद हो जाए। तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके हमें जो पिछले चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है। अगर नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को देखना है, फॉर्मूले को एक बार अच्छे से लिख करके याद करना है। तुमको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो केवल फॉर्मूले पर हो जाएंगे, इसलिए इन बातों को ध्यान रखो। फॉर्मूले कोई भी छूटने नहीं चाहिए। भूल रहा है कोई फॉर्मूला तो उसको लिख के 2 बार 3 बार याद करो, याद हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि प्रॉपर वे में रिवीजन करना है। जितना भी टॉपिक्स पढ़ाया गया सारे टॉपिक्स का अभी से आज से ही शुरू कर देना है। जिसका एग्ज़ाम जब भी है, किसी का 21 को है, किसी का 22 को है, किसी का 23 को है, जिसका जब भी एग्ज़ाम है नंबर ऑफ़ डेज काउंट कर लो, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक किस किस दिन हमें रिवीजन करने हैं, ताकि हमारे एग्जामिनेशन के दिन तक पूरा अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो भी हमारे पास से लास्ट वीक बचा है, कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स अगर बचे हैं तो हमें पूरे चैप्टर पूरे टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एकदम टू द पॉइंट जा कर के पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको बात करनी है। तो जो टॉपिक क्लियर है, अच्छे से पता है, या बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान अच्छे से उसको पढ़ा है, फॉर्मूले वगैरह क्लियर है, तो उस पर थोड़ा सा कम वक्त भी देंगे तो चलेगा। लेकिन लग रहा है कि यार कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मगर अभी उस पर अच्छा सा कमांड नहीं है, मगर क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे, सर ने कहा है कि इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा सा एफर्ट दो। तो टू द पॉइंट होकर बात करो, टॉपिक्स चूज़ करो कि यार इस चैप्टर का ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ, इस टॉपिक को थोड़ा देख लिया जाए। तो ये इस वीक में हमें, लास्ट वीक में हर बच्चे के पास ये चीज़, दो चीज़ होनी चाहिए। अब 21 से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, हर बच्चों के पास अलग अलग दिन एग्जामिनेशन के शेड्यूल हैं। किसी के पास आज से 6 दिन का समय बचा हुआ है, किसी के पास 8 दिन का समय, किसी के पास 10 दिन का समय। जिसके पास जितना भी समय है, बिल्कुल घबराना नहीं है, उस टाइम को बस बेहतर तरीके से हमको यूज़ करना है। ठीक है, चलो आज के क्लास का अगर बात किया जाए, जैसा कि तुमको मैंने कहा था कि अब हम लोग चलेंगे अपने ऑप्टिक्स की तरफ, और ऑप्टिक्स में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिनका बहुत चांस है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट आना ही आना है, उनसे न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं, ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उन टॉपिक्स को, फॉर्मूले को तुरंत उठाकर हम लोग लेकर के आए हैं, और आज के क्लास में वो सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जिनसे बहुत चांस है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम लोग उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्या उनके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या उनका फॉर्मूला है, रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन को भी समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ऑप्टिक्स पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स भी, और इसके बाद वेव ऑप्टिक्स भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स में आज फर्स्ट लेक्चर में जो चीज़ शुरू करेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। किसी स्फेरिकल सरफेस पर, गोली पृष्ठ पर, हिंदी बोल दूँ मैं, थोड़ा बहुत देता तो सब सारे बच्चों को पता भी होगा, किसी बोर्ड के भी हो। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की बात होने वाली है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन की बात होगी। यहाँ पर 2 प्रकार के सरफेस हम लोग को देखने को मिलते हैं।
तो सबसे पहला सरफेस हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कॉनकेव सरफेस। ठीक है, कॉनकेव सरफेस, इसको हिंदी में कहते हो अवतल गोलीय पृष्ठ, कॉनकेव सरफेस या अवतल गोलीय पृष्ठ। अब कॉनकेव कन्वेक्स की पहचान ये सारे बच्चों को आती, इतना मैं मान सकता हूँ। क्लास 12th में आते आते ये सारे बच्चों को समझ में आ जाता है कि कौन सा सरफेस कॉनकेव है, कौन सा सरफेस कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुम सबसे की है तब बताओगा। ठीक, चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कॉनकेव सरफेस मान लो ऐसे मैंने बना दिया। रे ऑप्टिक्स में दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, हालांकि हमारे पास वक्त के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, मगर फिर भी हम लोगों पर दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है जब भी रे ऑप्टिक्स की हम पढ़ाई करें या रे ऑप्टिक्स पे क्वेश्चंस करें। पहली बात, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। डायग्राम के बिना समझे हम लोग नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ठीक है, हर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड नहीं आएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें डायग्राम की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, डायग्राम कैसे बनेगा। और दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। किस फॉर्मूले में कहाँ पर किस वैल्यू को नेगेटिव लेना है, कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों की बात करेंगे, मगर पहले सॉफ्ट फिगर की बात कर लेते हैं। तो मान लो बच्चों मेरे पास ये एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये इस स्फेरिकल सरफेस, अब थोड़ा देखो मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइन अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट इसका देख रहे हो, इस मिड पॉइंट को बोलते हैं बच्चों पोल या ध्रुव। किसी भी कॉनकेव सरफेस को या कॉन्वेक्स सरफेस, कोई भी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस में किसी की बात भी कर सकते हो। मान लो कॉनकेव सरफेस की पहले बात हम करते हैं। इस कॉनकेव सरफेस को अगर मैं ऐसे कंप्लीट करूं तो एक स्फेरिकल सरफेस का ये हिस्सा बनेगा, है ना। तो इसको मैं कंप्लीट करूं तो ये एक स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा बनेगा। उस स्फेरिकल सरफेस का जहां पे सेंटर होगा वो मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले कुछ टर्म्स को समझो कि किस पॉइंट को क्या कहते हैं, सी का क्या मतलब है, कहाँ से है ये। तो इसको मैंने कंप्लीट किया तो एक स्फीयर बना, उसका सेंटर जहाँ मिला वो मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहे तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सेस। इस प्रिंसिपल एक्सेस पर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अब मुझको इसका इमेज बनाना है और ये है स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, और मान लो कुछ ये इस तरीके से है और ये एयर है, बाहर एयर है या कोई और मीडियम हो सकता है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लिया मैंने μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में कहते हो अपवर्तनांक, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ2। मान लो ये एयर है और ये कांच का बना हुआ है या किसी और मीडियम का बना हो सकता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एयर और ग्लास। ठीक है, तो वायु, कांच या एयर, ग्लास, जो भी समझो, मैंने μ1 μ2 मान लिया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने एयर में। अब यहाँ से हमको इसका इमेज फॉर्म करना है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इतना सबको पता है। हम सब जानते हैं कि लाइट जब रेयर से डेंस में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सारे बच्चों को इस लेवल पे पता है कि लाइट जब रेयर से डेंस जाने होती है तो क्या होता है, डेंस टू रेयर जाएगा तो क्या होता है। जिसको नहीं पता होगा बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा अगर नहीं पता है तो, और अगर पता है तो उसको फिर यूज़ करते हैं। तो लाइट मान लो
एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर से डेंस में जा रहा है। तो रेयर से डेंस में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। तो पहले नॉर्मल तो ड्रॉ करें। तो हमें करना क्या होता है ऐसे कंडीशन में, अगर कहीं भी स्फेरिकल सरफेस की बात हो, चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कहीं भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करना होगा तो उस पॉइंट को हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से बस मिला देना होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचने के लिए इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया। लाइन का थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, कभी कभी अगर ना भी दिखे स्ट्रेट लाइन तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों नॉर्मल, जिसको हिंदी में कहते हो अभिलंब, इंग्लिश में कहते हो नॉर्मल। तो क्लियर है बात। स्फेरिकल सरफेस में चाहे वो कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, नॉर्मल ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका है कि उस पॉइंट को बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी वही नॉर्मल होगा। और ये अगर नॉर्मल है और ये तुम्हारा इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलते हो हिंदी में आपतन कोण, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। अब लाइट का देखो ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है। लेकिन जब लाइट रेयर से डेंस में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। तो नॉर्मल की तरफ मैं इसको यूँ बेंट करा दिया, ठीक है, हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंट करा दिए। और अब तुम यहाँ से आँख लगा करके इस लाइट को तुम रिसीव कर रहे हो, तुम इस लाइट को अपनी आँखों में ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो लाइट रे जहाँ से आता दिखाई पड़ता है वही तो इमेज का पोजीशन होता है। तो अब ये तुम इस लाइट को यहाँ से अगर देख रहे हो तो तुमको ये लाइट कहाँ से आता दिखाई पड़ेगा। इसको अगर मैं पीछे रीट्रेस करूँ, इसको मैं पीछे अगर बढ़ाऊँ तो ये लाइट रे देखो यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो इस आँख को दिखाई पड़ेगा कि लाइट तो यहाँ से आ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो थोड़ा सा यहाँ खिसका हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वही कहलाएगा उसका इमेज। और ये पॉइंट सी था, इसको भूलना नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कनकेव स्फेरिकल सरफेस में हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है। चलो, अब ये जो पोल हो गया। अच्छा, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच जो एंगल देख रहे हो ये वाला, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण। हालांकि फ़िलहाल अभी इनका कोई काम नहीं है, मगर दिखा दूं ताकि फिगर एकदम से क्लियर रहे। कौन सी लाइट इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्रैक्टेड है, कौन इसमें नॉर्मल है, किसको रिट्रेस किया गया, इमेज कहाँ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सारा बात क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, जितनी भी डिस्टेंस होगी सारी की सारी डिस्टेंस हम लोग इसी पोल से मेज़र करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का आर। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या जो है वो हमको दिया रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। ये तो एकदम से बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पी से लेकर के आई जहाँ पर इमेज बन रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस v। एकदम क्लियर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर के P तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो u यहाँ से यहाँ तक u, यहाँ से यहाँ तक v, यहाँ से यहाँ तक r, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से एक अवतल गोली पृष्ठ से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्केव हो गया। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड इज कॉन्वेक्स सरफेस या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस को बोलते हो उत्तल गोली पृष्ठ, ठीक है। अवतल गोली पृष्ठ और उत्तल गोली पृष्ठ, ठीक है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस देखने में कैसा होता है, इतना हम सबको पता है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसा होगा, ठीक है, फाइन।
लाइन बस स्ट्रेट हो जाए। चलो हो जाए भाई। ठीक है, चलो मैनेजेबल है, इतना कर सकते हो, फाइन। कनकेव जो दबा होता है, कॉन्वेक्स जो उभरा होता है, ऐसी हम लोग याद करते हैं ना, जो सामने से दबा हुआ हो वो कनकेव है, जो उभरा हुआ हो वो कॉन्वेक्स है। तो पहचान सबको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में अगर मैं इस सरफेस को पूरा करूं तो जहां ये स्फेयर का सेंटर बनेगा वो हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, बस क्या फ़र्क है, इसमें सी इस साइड बनेगा, उसमें सी उस साइड बनेगा, जहाँ कर्वेचर होगा उसके हिसाब से उसका सेंटर बनेगा। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा पोल, एकदम उसका मिड पॉइंट, सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा वो पोल हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, और फिर मुझको इसका इमेज बनाना है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लिया, दैट इज़ इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण। अब अगेन मान लो एयर है, ये ग्लास है, ये वायु से कांच में ग्लास का अपवर्तन हो रहा है, लाइट एयर टू ग्लास में जाने वाली है, मतलब रेयर से डेंस में, हिंदी में कहो तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो रेयर से डेंस में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो पहले नॉर्मल बनाओ तो सर, तब तो उसको हम लोग बेंड कराएंगे। तो नॉर्मल बनाना वाला नहीं है, बस नॉर्मल के लिए उस पॉइंट को तुमको सी से क्या कर देना है, बस ज्वाइन कर देना है। सी से ज्वाइन कर दो, बस वही नॉर्मल है, वही अभिलंब है, बस काम खत्म। तो चाहे कनकेव सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, नॉर्मल खींचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सी से ज्वाइन करो, वही नॉर्मल है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के जो बीच एंगल बना वही तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको हिंदी में कहते हो आपतन कोण। अब इसका रिफ्रैक्शन दिखाया जाए। लाइट का डायरेक्शन देखो ये है, लाइट इस डायरेक्शन में आने वाली थी, है ना, इस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन मेन था, लेकिन एयर टू ग्लास में गया और नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड हो गया, कुछ इस तरफ, इस तरह नॉर्मल की तरफ लाइट हमारी क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो आँख तुम्हारी जो है वो लाइट को यहाँ से रिसीव कर रही है कुछ इस तरीके से, है ना, लाइक दैट। तो हमेशा मैंने कहा है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, तुम्हारी आँखों में लाइट जहाँ से एंटर करेगी वही इमेज का पोजीशन है। तो अब अगर मैं इसको पीछे रीट्रेस करूँ कुछ इस तरीके से, ये रीट्रेस करना भी अपने में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा लाइन बने, अगर नहीं बनेगा तो मैनेज कर लेना यार। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो जब मैं स्लाइड को पीछे रीट्रेस किया तो तुम्हारी आँखों को लगा कि यार लाइट तो यहाँ से आ रही है, तो तुमको ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा पीछे खिसकाव दिखाई पड़ेगा और वही उसका इमेज कराएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हल्का सा इधर खिसक जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हल्का सा पीछे खिसक गया। जहाँ से लाइट आता हुआ दिखाई पड़ेगा वही प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वही इमेज की पोजीशन होती है इन दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, P और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हो वक्रता त्रिज्या। P से O तक की दूरी हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, P से I तक की डिस्टेंस तुम्हारी हो गई इमेज डिस्टेंस V। ठीक है, तो दोनों फिगर को अगर ध्यान से देख लोगे तो आधा बात तो वैसे ही क्लियर होगा, बाकी फॉर्मूले को बस यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस और एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये डायग्राम है। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तो आप डायग्राम बना के बता रहे हैं कि हमारे एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा। डायग्राम ड्रॉ करने को तो नहीं आएगा, मगर डायग्राम की समझ अगर है
तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होगा और क्वेश्चन आएगा इस पे मोरलेस न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल का फॉर्मूला क्या होगा सर? ये तो डायग्राम बड़ा अच्छा सा समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है। इस रिफ्रैक्शन में चाहे वो कनकेव सरफेस हो चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो, जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, जो अपवर्तन का फॉर्मूला है, वो दोनों के लिए ही सेम है। और फॉर्मूला देखो वो ये है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब वो चाहे कनकेव सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला सेम काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? जहाँ μ1 μ2 क्या है, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u v r क्या है, फिगर में देख लियो, समझ गया। बस यही फॉर्मूला है सर कि इसमें कुछ और हमको ध्यान रखना है। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा कि सर ने फॉर्मूला बताया, वैल्यूज़ लिखी है, रट लिया, काम हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों साइन कन्वेंशन, जिसको हिंदी में कहते हो चिन्ह परिपाटी। आर की वैल्यू, यू की वैल्यू, वी की वैल्यू सारी हमको साइन के साथ पुट करना होगा। और μ1 μ2 में भी थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजिंग होता है, तो कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बाकी तो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन कुछ बेसिक बातों को ध्यान रख सकते हैं। साइन कन्वेंशन कैसे निकालेंगे सर? साइन कन्वेंशन का बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहली बात कि जो भी डिस्टेंस तुमको नापनी है वो पी से नापनी है, चाहे वो कॉन्केव वाला सरफेस हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। जो भी डिस्टेंस नापनी कहाँ से नापनी है? पी से नापनी है। ठीक है, इस फिगर में अगर ध्यान से देखो तो लाइट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ऑब्जेक्ट ये था, लाइट ऑब्जेक्ट से निकली और ऐसे गई लेफ्ट टू राइट। तो रूल ये कहता है साइन कन्वेंशन का कि साइन कन्वेंशन का रूल, साइन कन्वेंशन जिसको हिंदी में कहते हो चिन्ह परिपाटी का रूल ये कहता है कि अगर हम लोग लाइट के चलने के डायरेक्शन में डिस्टेंस को नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, और लाइट के चलने के अपोजिट डिस्टेंस नापोगे तो वो नेगेटिव होगा। जैसे P से C में इधर आऊँगा तो R की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, लाइट के अपोजिट आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए P से इधर आओगे तो U भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इमेज के लिए P से इधर आओगे तो V भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस फिगर की बात करोगे, पर्टिकुलर इस फिगर की अगर बात करोगे जिसमें लाइट लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो यहाँ पे C मतलब यहाँ पे R, यहाँ पर U, यहाँ पर V, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अब जरा इस फिगर देखो, यहाँ भी लाइट तो लेफ़्ट टू राइट ही जा रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से लाइट निकली और इस तरफ गई, तो लेफ़्ट टू राइट तो यहाँ भी जा रही है। लेकिन यहाँ तो ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा P। R को नापने के लिए मैं P से C इधर जाऊँगा, ठीक है, और लाइट भी इधर जा रही है, तो इस केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। एकदम क्लियर है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए P से मैं इधर आऊँगा, लाइट के अपोजिट आऊँगा, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस के लिए भी मैं P से इस तरफ आऊँगा तो V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो फिगर के हिसाब से देख लेना कि लाइट के चलने की डिस्टेंस में अगर तुम डिस्टेंस नाप रहे हो तो पॉजिटिव है, और अगर प्रकाश के उल्टे दिशा में तुम डिस्टेंस नाप रहे हो तो वो नेगेटिव है। और सभी डिस्टेंस कहाँ से नापना है? तुमको P से नापना है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए ही हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये तो U V R की बात हो गई। μ1 μ2 कैसे डिसाइड करेंगे? एग्ज़ाम में लिख करके नहीं आएगा कि ये μ1 है ये μ2, बस लिख देगा यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। अब तुम पता करो कौन μ1 है कौन μ2 है। ये मीडियम हमेशा μ1 नहीं होता, ये मीडियम हमेशा μ1 नहीं होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दूँ अंदर और लाइट फिर ग्लास से एयर में जाए, गॉट माई पॉइंट? अगर मैं ऑब्जेक्ट को अंदर रख दूँ और लाइट फिर ग्लास से एयर में जाए तो ये तुम्हारा μ1 हो जाएगा, ये तुम्हारा μ2 हो जाएगा। तो मतलब बच्चों डिपेंड करेगा लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है।
अब वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बट डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट बाहर है कि अंदर है, कहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हम लोग μ1 μ2 डिसाइड करेंगे। लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में गया है वही ना डिसाइड करेगा कौन μ1 है कौन μ2 है। तो वो क्वेश्चन में जब आएगा तो हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बता दे रहा हूँ कि μ1 μ2 फिक्स रट मत लेना कि यही हमेशा μ1 होगा, यही हमेशा μ2 होगा। कभी कभी बातें थोड़ी सी चेंज भी करेंगी, और साइन कन्वेंशन पर विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये इसके दोनों डायग्राम है, इसको बहुत प्यार से अच्छे से नोट कर लो और 2-3 बार फिगर का प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। और ये स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन की कहानी है। अब इस पर क्वेश्चंस हम लोग करने होंगे, लेकिन पहले कुछ टॉपिक्स और पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी कर लो, फिर चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक, मगर क्वेश्चन तुमको एग्जाम में इससे बहुत मिलने का चांस है, ठीक है। और बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन फट से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। मगर पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या कहानी है, फिर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल का बात करते हैं। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। सपोज दैट ये मैंने 4 फिगर तुम्हारे लिए बना कर रखे हैं। अब इसी में पूरा बात समझेंगे हम लोग। सपोज दैट ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर एक डेंसर मीडियम है और नीचे एक रेयर मीडियम है। क्लियर है। चलो, हमने एक रे ऑफ लाइट लिया जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, डेंसर टू रेयर आ रही है। तो डेंसर टू रेयर आने पे क्या होता, लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये सारे बच्चों को इतना तो बेसिक पॉइंट पता है। तो ये नॉर्मल से दूर हट गया। ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट लाइट और ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड लाइट। क्लियर है। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना वो हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ठीक है, I और R, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब इन दोनों के लिए एक स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग को स्नेल्स लॉ पढ़ाया जाता है। और क्या कहता है स्नेल्स लॉ, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है कि नहीं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की का जो रेशियो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं I को चेंज करूं तो R भी चेंज होगा, लेकिन रेशियो जो होगा साइन I और साइन R का वो हमेशा कांस्टेंट होगा दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए। ठीक है, कुछ भी एंगल तुम चेंज करो I और R ऐसे एडजस्ट होगा कि रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अब रेशियो हमेशा कांस्टेंट होने और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये बोलते हो ना, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में कहोगे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही स्नेल्स लॉ होता है जो हम सब जानते हैं। तो स्नेल्स लॉ को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या पाऊँगा कि यार दोनों का रेशो कांस्टेंट है। तो रेशो कांस्टेंट तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर के इंक्रीज करने पर डिनोमिनेटर भी इंक्रीज करे, जब दोनों वैल्यू इंक्रीज करे। मतलब अगर ये रेशो कांस्टेंट है जैसा कि स्नेल्स लॉ का कहना है, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, I बढ़ाऊंगा तो R भी बढ़ेगा। बड़े प्रपोर्शन में ना बढ़े, लेकिन I के बढ़ने पर R बढ़ेगा। ठीक है, तभी साइन I और साइन R की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कांस्टेंट होने का एक बात समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो R की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और ये R इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये लाइट और इधर खिसक जाएगी, मतलब जो बाउंड्री है उसकी तरफ खिसक जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दूसरा फिगर तुमको बना के दिखाऊं और दूसरे फिगर में तुमको मैं दिखाऊं कि लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पहले कंडीशन के कंपैरिजन में
हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश इज ग्रेटर देन आई, इस आई को यहाँ से मैंने बढ़ा दिया। अब फिर लाइट डेंस टू रेयर में जा रहा है तो फिर नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो आर डैश इज ग्रेटर देन आर। तो अगर मैं इस आई को बढ़ाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा और लाइट और क्या होगा, बाउंड्री की तरफ खिसक जाएगी, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी कहनी है कि अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जाऊंगा तो ये वाला एंगल भी साथ में क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ये वाला अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो जो लाइट है वो धीमे 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 क्या होगा, बाउंड्री की तरफ खिसकती जाएगी। और एक ऐसी कंडीशन भी आएगी कि जब ये रे ऑफ लाइट खिसकते 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 क्या होगा, इस बाउंड्री के एकदम पैरेलल निकल जाएगा। क्लियर है, मतलब ये बात होगी कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। कुछ ऐसे। तो इस एंगल को मैं इतना बढ़ा दिया कि लाइट खिसकते खिसकते क्या हो गया, बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल निकल गया। अच्छा, बाउंड्री के पैरेलल निकलने का मतलब ये हो गया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बिकम्स 90 डिग्री, है कि नहीं? क्लियर है बात ये भाई? अगर ये खिसकते खिसकते अगर ये बाउंड्री के पैरेलल निकल जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाने का मतलब ये होता है कि अब जो लाइट रे ऑफ लाइट होगी वो इस बाउंड्री क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो कभी भी लाइट का रिफ्रैक्शन ऐसा हो कि रिफ्रैक्टेड लाइट अगर बाउंड्री के पैरेलल निकल जाती है, कभी भी लाइट अगर डेंस से रेयर मीडियम में आती है और डेंस टू रेयर आएगा तभी तो वो अवे जाएगा। तो कभी भी लाइट अगर बच्चों डेंस टू रेयर मीडियम में आती है और रिफ्रैक्शन ऐसा होता है कि रिफ्रैक्टेड लाइट एकदम बेस के पैरेलल निकल जाए, एकदम बाउंड्री के पैरेलल निकल जाए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब वो कब होगा? वो तब होगा जब मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीमे 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 क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो बढ़ते 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 ये भी रे कहाँ निकल जाएगी, एकदम बेस के क्या निकल जाएगी, पैरेलल। ये घटना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होगी उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बच्चों बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, हिंदी में कहते हो क्रांतिक कोण। तो IC इज इक्वल टू योर क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि अब इस एंगल के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये रिफ्रैक्शन की लास्ट एंगल है, इससे कम करोगे तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा करोगे तो अब लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये रिफ्रैक्शन होने की लास्ट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करोगे तो। कहोगे क्यों सर, ऐसा क्या है, हम और एंगल को बढ़ा दें, देखते हैं क्या होता है। अब अगर तुम और इस एंगल को बढ़ाने जाओगे तो लाइट तो यहाँ तक आ चुका है, अगर यहाँ से और छेड़छाड़ करोगे लाइट वापस इस मीडियम में निकल जाएगा और रिफ्रैक्शन के बजाय अब वो रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होगा कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें कुछ इस तरीके से तो लाइट भी कुछ ऐसे निकल जाएगी, लाइक दैट। और इस घटना को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। मगर ये घटना तभी घटेगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। भाई क्रिटिकल एंगल तक तो यहाँ पर है, क्रिटिकल एंगल तक भी जो होगा वो रिफ्रैक्शन है, इस बात को ध्यान रखना। क्रांतिक कोण तक भी जो हुआ वो ये चीज़ अभी भी रिफ्रैक्शन कैटेगरी में आएगा। अगर इससे ऊपर गए तो जो होगा वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो कभी भी अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए और ऐसे आए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी घटना को हम किस नाम से पुकारते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तुमको बताता हूँ कि टोटल वर्ड कहने का यहाँ पे क्या मतलब होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है।
और दूसरी बात की सर ये जो रिफ्लेक्शन हम बता रहे हैं, हम लोग एक रिफ्लेक्शन तो मिरर में भी पढ़ते हैं, दर्पण में भी पढ़ते हैं। तो मिरर का रिफ्लेक्शन देखो ये होता है। अगर मैं तुमको एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन बताऊं, तुम कहोगे सर प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में और इस रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है? देखो क्या फ़र्क है। तो ये रिफ्लेक्शन है मान लो एक मिरर से, और ये रिफ्लेक्शन तुम्हारा TIR वाला। तो TIR वाला रिफ्लेक्शन और मिरर वाला रिफ्लेक्शन में क्या कोई अंतर होता है? तो फंडामेंटली बाई प्रिंसिपल तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या फ़र्क है सर? और फ़र्क इतना बड़ा है जिसके कारण ये TIR है, इसके कंपेरिजन में बड़ा ही यूज़फुल होता है। और वो कंपैरिजन है, और वो जो डिफरेंस है वो एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है टोटल। होता क्या बच्चों, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में, सामान्य परावर्तन में मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें जितनी लाइट आती है वो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होती। मतलब पूरा पूरा आने वाला लाइट एनर्जी पूरा पूरा नहीं रिफ्लेक्ट होता, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, मिरर के द्वारा क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है? जबकि TIR में क्या होता है, जितनी लाइट एनर्जी आएगी, जितनी भी लाइट एनर्जी यहाँ से आएगी पूरा का पूरा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया बेटा, टोटल। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो कि मिरर में होता है और एक TIR जो आपने समझाया, दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है एनर्जी का। यहाँ आने वाला एनर्जी जाने वाली एनर्जी के बराबर नहीं होता। यहाँ पे जितना आएगा सब निकल जाएगा, एनर्जी में लॉस नहीं होता। और यही वजह है कि इसका यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं, और वो सबसे बड़ा यूज़ इसका किस में होता है? तो में से बहुत बच्चे इस चीज़ का नाम सुने भी होंगे, कुछ तो अच्छे से जानते भी होंगे। और वो क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, रेडिएशन को, बहुत सैकड़ों मील दूर तक, वो इसी TIR के थ्रू होता है। जिससे क्या होता है, TIR में एनर्जी में लॉस नहीं होता है, तो लाइट बहुत दूर तक जा सकती है बिना एनर्जी में किसी खास कमी के हुए। और अगर ये तरीका यूज़ करोगे लाइट तो आगे बहुत दूर तक जा ही नहीं पाएगी, एब्जॉर्ब हो गई, ख़त्म हो जाएगी। तो TIR का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो है बेटा ऑप्टिकल फाइबर में। हम लोग एनर्जी को, इन्फॉर्मेशन को बहुत दूर तक भेज सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकाल लिया जाए। तो अगर मैं ये अप्लाई को स्नेल्स लॉ, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो सेकेंड मीडियम इज रेयर मीडियम म्यू R, और फर्स्ट मीडियम क्या था, डेंस मीडियम, दैट इज। अच्छा, जो क्रिटिकल एंगल है हर पेयर ऑफ मीडियम का डिफरेंट होगा। जैसे लाइट ग्लास टू एयर में जा रहा है तो क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। लाइट अगर वाटर से एयर में गया है तो क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ तो ग्लास और एयर के लिए, ग्लास और एयर का जो पेयर होता है उसका क्रिटिकल एंगल अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री होता है। मतलब अगर लाइट ग्लास के सरफेस पर 42 से ज़्यादा एंगल पर पड़ेगी तो कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, और 42 से कम होगा तब तो अंदर घुस जाएगा। अगर ग्लास के सरफेस पे लाइट 42 से कम पर आएगी, लेट अस सपोज 36, तब तो वो अंदर घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्लास के सरफेस पर लाइट 42 से अधिक एंगल पे आए, मान लो 44 डिग्री पे है, तो वो अंदर घुसने के बजाय क्या होगा, बाहर से ही टकरा के निकल जाएगा। बस यही TIR है। मगर वो तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो, बराबर भी नहीं, बराबर पे तो ये होगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से कम होगा, लाइट अंदर घुस जाएगी, ज़्यादा होगा तो टकरा के बाहर से निकल जाएगी। ये रिफ्रैक्शन है और ये रिफ्लेक्शन है।
बस यही कहानी है पूरे टी आई आर की। तो साइन आई सी इज साइन आई सी एज इट इज़ एंड साइन 90 इज़ 1 और म्यू आर बाई म्यू डी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग आई सी की वैल्यू फाइंड करें तो आई सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं दो अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम के लिए। मैं फिर कह दूं, क्रिटिकल एंगल हर अलग अलग मीडियम, अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम के लिए अलग अलग होता है। हमें याद नहीं करना है, ग्लास एयर चूँकि बहुत कॉमन पेयर है इसलिए इसका अगर पता है ठीक है, वरना कोई खास हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डू इट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। इससे भी कभी कभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं, बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है, देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक वेसल है, कोई बीकर है और उसमें मैंने कोई लिक्विड भर दिया है। जनरली मान लो वाटर, हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मान लो मैं वाटर को ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये मान लो एक बीकर है जिसमें मैंने वाटर भर दिया है एंड दिस लुक्स लाइक दैट, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो एक बीकर है, पानी से भरा हुआ है। इस बीकर के पेंदी पर मतलब बॉटम पर मान लो हमने एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कोई कॉइन या कोई और छोटा सा पेबल्स या कोई भी चीज़ बस जो छोटी सी हो, बॉटम पे हो, बस दिखाई पड़ती रहे तुमको। तो इस बीकर में जो कि पानी से भरा हुआ है, हाइट वाइट पानी का, देखो बीकर की हाइट से मतलब नहीं है, वाटर कितना हाइट का, इसमें पानी कितना भरा है वो हमसे मतलब है। तो ये हमारा हो गया वाटर का हाइट। ठीक है, मान लो जो वाटर का जो हाइट है दैट इज़, हम लोग चलो ठीक है बात करेंगे इसकी हाइट वगैरह की, पहले फिगर समझते हैं। तो हमने क्या किया, इस पानी से भरे बीकर के बॉटम पे एक हम छोटे से पार्टिकल रख दिया, जैसे मान लो कॉइन। अब इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं, तो कभी इस बात को देखे भी होगे, फील भी किए होगे, एक्सपीरियंस भी किए होगे कि जब भी किसी पानी के अंदर कोई चीज़ रखी हो और उसको नॉर्मली देखें, नॉर्मली का मतलब एकदम ठीक उसके ऊपर से, तिरछा नहीं, एकदम ठीक उसके ऊपर आके देखो फॉर नॉर्मल व्यू। तो जब तुम उस ऑब्जेक्ट को ठीक उसके ऊपर से आके देखोगे, ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा, तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? तुम्हें जो दिखाई पड़ता है बस वही यहाँ पढ़ना है। वहीं से बात शुरू होती है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की। मतलब जहाँ पर वो एक्चुअल में है बॉटम पर, वो उसका रियल डेप्थ है, और तुमको नॉर्मल व्यू पे जहाँ से वो दिखाई पड़ रहा है वो उसका एक अपरेंट डेप्थ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इससे क्वेश्चन शिफ्टिंग वाले भी बनते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर किसी ग्लास स्लैब के नीचे रखा जाए तो उसकी पोजीशन में कितना शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग वाली बात कहो या रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की बात कहो, यहीं पे एक फॉर्मूला होगा जिसका यूज़ करके हम लोग सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले होता क्या उसको देख लो। तो हमने क्या किया, एक बीकर से भरे करो, एक पानी से भरे बीकर में हमने एक बॉटम पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और सबसे पहले इससे एक रे ऑफ लाइट लिया जो सीधा निकला और बिना किसी डेविएशन के आगे निकल गया। ठीक है, उसके रास्ते में कहीं कोई विचलन नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्मल गया तो कहाँ विचलन होगा। फिर एक रे ऑफ लाइट लिया मैं कुछ इस तरीके से और यहाँ ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल। और जैसा हम लोग जानते हैं कि वाटर से एयर मतलब डेंस टू रेयर, तो डेंस टू रेयर में क्या होता है, वो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हट जाता है, तो ये हो गया अवे। तो अब मान लो यहाँ से हम आँख लगा करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, और हम ये लाइट यहाँ से मेरे आँखों में जा रही है, तो मैं इस लाइट को पीछे की तरफ रिट्रेस करूँगा, ऐसे है कि नहीं, कर दिया। तो पीछे जहाँ रिट्रेस किया वहीं पर क्या होगा बेटा, तुमको इमेज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा इसका। तो जो ऑब्जेक्ट बॉटम पे था वो तुमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। यही उसका कहलाता है रियल मतलब वास्तविक गहराई, और अपरेंट का मतलब होता है आभासी गहराई। वास्तविक कितनी थी और आभास कितना होगा, बस इसी का फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं रियल डेप्थ को मान लो, अगर मैं रियल डेप्थ को R मान लूँ
जहाँ पर ऑब्जेक्ट रियल में है, और अगर मैं एपरेंट डेप्थ को, आभासी गहराई को अगर ए मान लूँ जहाँ पर रियल में दिखाई दे रहा है, और अगर मैं ऊपर मान लूँ रेयर मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, और नीचे डेंस मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, तो फॉर्मूला जो मेरे पास होता है वो ये होता है, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ठीक है, वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो इस पे कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लोगे। बस यही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुमको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे। हाँ, क्वेश्चन को अलग स्ट्रेट फॉरवर्ड भले ना पूछे, लेकिन फॉर्मूला ये लगेगा। अब कैसे लगेगा किसी क्वेश्चन में वो हम लोग चेक करेंगे, मगर फॉर्मूला सिर्फ इसका ही है। तो रियल डेप्थ को अगर मैं आर बोल रहा हूँ तो आर बाई ए इज इक्वल टू, इसको आर म्यू डी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे, कैसे भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शिफ्टिंग का भी इससे क्वेश्चन बनता है, तो शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन हो या फिर ये वाला क्वेश्चन हो, हम लोग दोनों क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस फॉर्मूले कॉपी कर लो। तो चलते हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जल्दी। चलते हैं बच्चों ऑप्टिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है लेंसेज। लेंसेज पे एक क्वेश्चन तुम्हारा आना कन्फर्म है, और वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो पढ़ेंगे हम लोग अभी। वैसे लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस इक्वेशन है, और उसके बाद मैग्नीफिकेशन है, तमाम तरह के क्वेश्चन लेंस से बनते हैं। फिर लेंस और मेरे कॉम्बिनेशन भी है, तो क्वेश्चन इसके वैरायटी बहुत है, और इतने क्वेश्चंस होते हैं ऑप्टिक्स में। लेंस पर एक क्वेश्चन तो एकदम बनना ही बनना है, तो वो ध्यान से पहले लेंस में क्या क्या हमको पढ़ना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम टू द पॉइंट। देखो ये सब पूरी क्लास एकदम टू द पॉइंट है, हमें वो चीज़ें पता हो जिससे फटाफट क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए। तो लेंस के बारे में कितना पढ़ें, क्या पढ़ें कि क्वेश्चन अगर आए तो हमारा 1 मिनट से कम समय क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं पहले क्या क्या हमको उसमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले लेंस तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेजर कैटेगरी होती है हम सब जानते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की बात पहले होती है। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस की। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की दो लेंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले बात करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस की, पहले बात करते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होगा। हालांकि क्योंकि हमेशा दोनों तरफ से कॉन्वेक्स नहीं होता, इसलिए हम लोग कभी कभी बाई कॉन्वेक्स भी कहकर पुकारेंगे। तो एग्जाम में बाई कॉन्वेक्स या हिंदी में आएगा तो द्विउत्तल लेंस लिख करके आएगा। तो उत्तल लेंस कहो या द्विउत्तल, द्विउत्तल या बाई कॉन्वेक्स का मतलब कि दोनों साइड से ही कॉन्वेक्स है। ठीक है, चलो, तो दोनों साइड से अगर कॉन्वेक्स होगा, उभरा हुआ होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो इस लेंस को बोलते हो कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी में कहे तो उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। इसका जो मिड वाला पॉइंट है, सबसे बीच का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में कहे तो प्रकाशिक केंद्र। इस ऑप्टिकल सेंटर की खास बात क्या होती है? इस ऑप्टिकल सेंटर की खास बात ये होती है, जो हमको जानना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उस लाइट में कोई डेविएशन नहीं होगा, वो अपने जिस रास्ते आएगा उस रास्ते से ही निकल जाएगा। बहुत होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, लेकिन डेविएशन नहीं होगा। तो उस पॉइंट को हम कह देंगे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ये तो ऑप्टिकल सेंटर का मानो डेफिनेशन हो गया। अब किसी भी, जैसे हम कह रहे हैं द्विउत्तल लेंस कह रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं, तो इसके दोनों साइड देखो कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड को ऐसे पूरा करूं तो इसका जहां एक स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट होगा,
एक स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट होगा पूरा ये ऐसे, ठीक है। तो जो स्फेयर कंप्लीट होगा उसका जहाँ सेंटर होगा वो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सरफेस ऑफ ये फर्स्ट सरफेस का तुम्हारा स्फेयर हो गया, और ये हो गया फर्स्ट कर्वेचर का सेंटर। तो ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये ओ है ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी होगी फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। पूरा बात ध्यान से देख लो, R1 R2 कैसे निकालते हैं। अब ये सेकंड सरफेस को अगर मैं पूरा करूँ तो भाई ये भी तो एक स्फेयर का हिस्सा होगा, है ना, ये भी तो एक स्फेयर का हिस्सा है। इसे पूरा करोगे तो सेकंड सरफेस का सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये होगा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C2। और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। क्लियर है R1 R2 क्या होता है। ये फर्स्ट सरफेस तो R1 इस तरफ, ये सेकंड सरफेस तो R2 इस तरफ। तो याद रखना बाई कॉन्वेक्स लेंस में R1 इस साइड बनता है और R2 इस साइड बनता है। R1 R2 इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका रेडियस अलग अलग ही हो। दोनों कर्व सरफेस के रेडियस इक्वल भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट R1 R2 है क्या वो बोलना नहीं। ये फर्स्ट सरफेस है, यहाँ R1 बनेगा, ये सेकंड सरफेस ये तुम्हारा हो गया R2, और ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अगर मैं तुमको इसी में एक पहले कॉन्केव लेंस की बात कर लिया जाए, तो कनकेव लेंस या बाई कनकेव लेंस भी कहते हो। बाई कनकेव लेंस का मतलब दोनों साइड क्या हो चाहिए, कनकेव होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ऐसा फिगर हमारा बनता है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये तुम्हारा हो गया बाई कॉन्केव लेंस, या हिंदी में कहते हो अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस। अब इसका भी जो मिड पॉइंट है ये वाला O, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। डेफिनेशन वही है, यहाँ से जो लाइट पास करेगा वो बिना डेविएशन के सीधा निकल जाएगा, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। ये तो ऑप्टिकल सेंटर की बात हो गई। अब भाई कनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से क्या होगा, दबा होगा, यहाँ से भी दबा सरफेस है, वहाँ से भी दबा सरफेस है। लेकिन दबा हो चाहे उभरा हो, अगर मैं इस सरफेस को भी पूरा करूँ तो ये भी एक स्फेयर का हिस्सा होगा, और जहाँ इसका सेंटर होगा वो हो गया फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिफरेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में C1 इधर बनता है और C2 यहाँ बनेगा, जबकि कनकेव में C1 यहाँ बनेगा और इसको पूरा करोगे तो C2 इधर बनेगा। रटना नहीं है, फिगर दे के समझना है, जिससे R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, है कि नहीं, और R2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है, क्लियर है। और ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो, दैट पॉइंट इज योर ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। वो यहाँ पर पे ऑप्टिकल सेंटर को समझना इस जरूरी है क्योंकि जितना भी डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, जो भी सब कुछ होगा, हम लोग इसी प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब R1 R2 को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब फॉर्मूले पढ़ेंगे तो वहाँ पे R1 R2 की वैल्यू को हमको साइन के साथ पुट करना होगा। तो जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि लाइट लेफ़्ट टू राइट चल रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, R1 इस साइड बनेगा लाइट के लॉन्ग, तो R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। R2 के लिए तुम ऑप्टिकल सेंटर से इधर आओगे लाइट के अपोजिट, तो R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो R1 कहाँ है, R2 कहाँ है, ये जानकर के ही पता चलेगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो कॉन्वेक्स लेंस में R1 इज़ पॉजिटिव एंड R2 इज़ नेगेटिव।
जब कनकेव लेंस में क्या होगा, मान लो लाइट चल रही लेफ्ट टू राइट, साइन कन्वेंशन को ध्यान सुनना, सब कुछ तुमको आता है, तुमको सारा फॉर्मूला पढ़ा है, फिगर में भी तुम मास्टर हो, लेकिन तुमने ऑप्टिकल देखो तुमने साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर दिया तो सब बेकार है। अब इसमें क्या है, लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, R1 देखो इस साइड बन रहा है, तो R1 को मेज़र करने के लिए मैं इधर आऊँगा लाइट के अपोजिट, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जबकि R2 को मेज़र करने में इस साइड जाऊँगा, लाइट के अलोंग जाऊँगा, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फ़र्क है दोनों में। तो फिगर बस ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में R1 R2 कहाँ होगा, कॉन्केव लेंस में R1 R2 कहाँ होगा। R1 कॉन्केव लेंस में माइनस और R2 क्या हो जाएगा, प्लस। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में R1 क्या होगा, प्लस, R2 क्या होगा, माइनस। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात हो गई। नाउ एक चीज़ और, फोकल लेंथ की हम लोग जब बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस, ऊपरी बनाता हूँ मैं, ये एक चलो ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस मान लिया मैंने, ठीक है। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। सारा डिस्टेंस इसी पॉइंट से नापना है। अब अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जा रही है बच्चा, पैरेलल, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरीके से पास करती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। तो जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। ठीक है, ये डिफरेंशियल होता है फोकस का। और जो उसका डिस्टेंस है लेंस से, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं f, यानी कि उसका फोकल लेंथ, हिंदी में कहते हो फोकस दूरी। तो ये तो फोकस का डिफिनेशन हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अच्छा, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग, अब चूंकि ये रे ऑफ लाइट को एक्सिस की तरफ मोड़ रहा है, तो एक्सिस की तरफ मोड़ने की वजह से कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। कन्वर्जिंग लेंस को हिंदी में कहते हो बच्चों अभिसारी, मतलब एक पॉइंट पर मोड़ने वाला। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, रेज ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, और जहाँ पर कन्वर्ज करेगा वही उस लेंस का फोकस होता है, और लेंस से उसकी दूरी जो है वो फोकस दूरी है। ये फोकस का एक सिंपल सा, प्रॉपर सा, बेसिक सा डेफिनेशन जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। जबकि कनकेव लेंस की बात किया जाए तो मान लो मेरे पास एक कनकेव लेंस है, ठीक है, और अब इस कनकेव लेंस से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के यूं आती है पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज ऑफ लाइट आती है तो ये एक्सिस से दूर हो जाती है, कुछ इस तरीके से। हम इसलिए कहते हैं कि कनकेव लेंस क्या होता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करता है मतलब फैलाता है, तो ये डाइवर्ज कर दिया। अब इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊं कुछ इस तरीके से, और इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊं कुछ इस तरीके से, तो जहां पर मिलेगा उससे हम कहेंगे उसका फोकस। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्केव लेंस के फोकस का डेफिनेशन है कि रे ऑफ लाइट जो पैरेलल हो जहाँ पर मिले वो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, और कॉन्केव लेंस में रे ऑफ लाइट जो पैरेलल हो, रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ से आता हुआ अपीयर हो, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लगे, वही पॉइंट क्या होगा, कॉन्केव लेंस का फोकस। और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ क्या होगी, इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस की क्या होती है, नेगेटिव। और चूंकि रे ऑफ लाइट को फैला रहा है तो फैलाने की वजह से हम लोग इस लेंस को एक डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग की हिंदी होती है अभिसारी, डाइवर्जिंग की हिंदी होती है अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाने वाला, जो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये हम लोगों को अगर कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी तो हमारा काम आसान होगा।
और हम लोग साइन कन्वेंशन में गलती कम करेंगे। अच्छा, ये क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस का R1 इस साइड, कॉन्वेक्स लेंस का R2 इस साइड, R1 प्लस R2 माइनस। जबकि कॉन्केव लेंस में क्या होगा, R1 नेगेटिव और R2 क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फिगर का ध्यान होगा दिमाग में, तो साइन कन्वेंशन में गलतियाँ लगभग नहीं के बराबर होगी। तो बट इन सब का यूज़ कहाँ होगा सर? तो इन सब का यूज़ होगा बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिससे बहुत चांस है कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो जल्दी इसको कर लो। तो लेंस मेकर फॉर्मूले की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी डू इट फास्ट। तो अब उस फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि लगभग कन्फर्म है कि तुम्हारे एग्जाम में इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। अगर फॉर्मूले को सही तरीके से यूज़ करें, साइन कन्वेंशन को सही तरीके से यूज़ करें, तो क्वेश्चन बहुत आराम सॉल्व हो जाएगा। मगर देखते पहले फॉर्मूला होता क्या है और किस चीज़ के लिए है ये। तो नाम है इसका लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हमें इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना है। हम लोग पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस काम की बात करते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया O, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई, रिफ्रैक्शन हुआ एयर से ग्लास में, तो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। ठीक है, इसको मैं अगर पीछे इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती। लेकिन चूंकि रिफ्रैक्शन फिर सेकंड, अब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार एयर टू ग्लास, दूसरा ग्लास टू एयर। तो ग्लास टू एयर जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, अवे हट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फाइनल इमेज की पोजीशन हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो एक मान लो कॉन्वेक्स लेंस से हमने एक इमेज तुमको बना के दिखा दिया। ये मान लो फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R1 है। ये सेकेंड सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो इसका R2 है। और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जिसमें लेंस को रखा गया है। और लेंस के मटेरियल का, जिस चीज़ से लेंस बना हुआ है, ग्लास का, वाटर का, ग्लास में भी कई कैटेगरी होती है, जिस चीज़ का लेंस बना हुआ है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में करना क्या आता है, हमको किसी गिवन लेंस के फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना होता है। तो लेंस की फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में बहुत चांस है कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन तुमको पूछा जाए। हाँ, थोड़ा सा मान याद रखना कि क्या चीज़ क्या होती है। μ1 जो है, μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, उस माध्यम का पूर्णांक होगा जिसमें लेंस को रखा गया है, जिस मीडियम में हम लेंस की फोकल लेंथ को निकालना चाहते हैं। और जो μ2 है, μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, जिस चीज़ का लेंस बना हुआ है उस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भूलना नहीं। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। जो ऊपर लिखा है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो नीचे लिखा है वो मीडियम का, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ तुमको निकालना है। R1 R2 की वैल्यू इनके कर्वेचर्स हैं, जिनको हमको साइन के साथ रखना होगा। R1 क्या होगा प्लस, R2 क्या होगा माइनस। कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्केव में क्या होगा, R1 इज माइनस, R2 इज प्लस। और भी डिफरेंट टाइप के लेंस हम लोग पढ़ेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्सो कॉन्केव होगा, अलग अलग टाइप का लेंस होगा। तो वहाँ पर बताऊँगा कहाँ पर कैसे R1 R2 की वैल्यू हमको चेक करनी होगी। फिलहाल यहाँ पर तुम्हारा ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, जिससे क्वेश्चंस हमको बहुत मिलने वाले हैं और इस पर हम लोग बहुत क्वेश्चन करने भी वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस फॉर्मूले कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी अब अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है पावर ऑफ अ लेंस
एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर तुम्हें क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस क्या होता है बात को समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक लेंस है, सपोज दैट द लेंस इज कॉन्वेक्स। किसी कॉन्वेक्स लेंस से अगर कोई रे ऑफ लाइट हम लोग पास कराते हैं, अगर वो मान लो कहीं से पास करे, सपोज वो पैरेलल, कोई भी लाइट ले सकता है, ऐसा नहीं कि पैरेलल ही हो, डेविएशन तो सभी में होगा, कहीं से पास करे। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये डेविएट होकर के इसके फोकस से पास करता है कुछ इस तरीके से, ठीक। या अगर मान लो मैं कॉन्केव लेंस लेता हूँ, तो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, डेविएशन तो होना ही है। एक में फोकस से पास करेगा और एक में ऐसे पास करेगा कि वो लाइट फोकस से आता हुआ अपीयर होगा, प्रतीत होगा कि फोकस से वो आ रहा है, ठीक। तो दोनों ही केस में लेंस ने क्या किया, लाइट को मोड़ा है, लाइट को बेंड किया है। यहाँ से आया तो भी बेंड कर दिया, यहाँ से गया ऊपर बेंड कर दिया। तो लाइट को ये जो बेंड करने की प्रॉपर्टी है वही इस लेंस की पावर कहलाती है। तो पावर का मतलब होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट लेंस से पास करे तो जो डेविएशन उसमें आएगा वही लेंस की पावर को नापता है कि भाई वो लेंस कितना पावरफुल है। अब पता चला कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और एक लेंस है, एक रे ऑफ लाइट आई है और लाइट आकर के ऐसे निकल गई है, जैसे आया वैसे निकल गया और लेंस उसका कुछ भी नहीं कर पाया, बस आया और गुजर गया। तो इसका मतलब कि लेंस बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है, इसका पावर कितना है, 0 काउंट होगा। तो जो डेविएट कर देने की प्रॉपर्टी है वहीं से लेंस के पावरफुल होने का अंदाज़ा होता है। मैथमेटिकली अगर बात करोगे तो मैथमेटिकली किसी लेंस का पावर जो होता है उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। P इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज फोकल लेंथ इन मीटर, या P इज इक्वल टू 100/f, जहाँ f क्या होना चाहिए, इन सेंटीमीटर। तो मैथमेटिकली इस तरीके से निकाल सकते हैं पावर हम लोग। और हम सब जानते हैं कि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक लेंस है जो हमारे लिए पर्याप्त रूप से पावरफुल नहीं है या सफिशिएंट उसमें डेविएशन नहीं आ रहा है, तो लेंस को पावरफुल बनाने क्या करते हैं, हम लेंस को कंबाइन करते हैं। तो मान लो हमने क्या किया कि दो डिफरेंट लेंसेस को, डिफरेंट फोकल लेंथ वाले लेंसेस को, डिफरेंट पावर वाले लेंसेस को मैंने कुछ इस तरीके से कंबाइन कर दिया। दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जितना हमारा मन करे। तो मान लो ये 2 लेंस है जिनको मैंने कंबाइन कर दिया, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। तो जो कंबाइंड पावर होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का, वो दोनों के पावर का क्या होता है, सीधा सम होता है। तो P इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन का P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, या कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से हम लोग कॉम्बिनेशन का पावर या कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हमारे पास 2 लेंस हैं और वो 2 लेंस एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे गए हैं, वो एक दूसरे के पास नहीं है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे गए हैं, कुछ इस तरीके से। थोड़ा बेसिक बात को समझना, ठीक है। अब इससे बहुत कुछ है, लेंस में इसकी इंटेंसिटी, इसकी फोकल लेंथ पर बहुत कुछ बात होती है। लेंस को अगर काट दिया जाए, ऐसे काटें या आधा आधा काटें, तो उसके फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसके पावर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बात हम लोग 1 बाई 1 करेंगे, ठीक है। तो मान लो 2 लेंस को हमने कंबाइन कर दिया जिसकी फोकल लेंथ f1 f2 है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो d है। तो इस कंडीशन में अगर बीच का डिस्टेंस d है तो कॉम्बिनेशन के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा।
ये तो तब यूज़ करोगे जब दो लेंस आपस में क्या होगा, एकदम टच करके कनेक्ट किया गया। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मूला वो होगा वो ये होगा, 1/f इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन के लिए 1/f1 प्लस 1/f2, जैसा था ऊपर वैसा रहेगा। एक टर्म इसमें और आ जाएगा -d/f1 इंटू f2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर लेंसेज के बीच में कोई डिस्टेंस रखी गई हो तो। ठीक है, तो ये हो गया पावर ऑफ लेंस और ये हो गया कॉम्बिनेशन। जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बातचीत करेंगे जल्दी। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आज हम लोग इसको ऐसे 2-3 पार्ट में कवर करेंगे और फिर एक पूरे सिंगल क्लास में पूरे जितने भी इस पे टॉपिक्स हैं पूरे MCQ हम लोग लेकर के आएंगे पूरे रे ऑप्टिक्स पर। लंबा टॉपिक, लंबा लेक्चर होगा, उसमें पूरा रे ऑप्टिक्स का तुम्हारा सारे क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के सारे रे ऑप्टिक्स के तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। तो अभी आगे और बातचीत करेंगे, लेंस के बारे में और बातचीत करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस की बात करेंगे और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कह रहा हूँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप की बात करेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे। देन पूरे रे ऑप्टिक्स पर एक MCQ बड़ा सा ढेर सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में जाने से पहले पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस बढ़िया से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करूँगा इस बातों को अच्छे समझोगे और अच्छे से पढ़ के इसको प्रिपेयर करोगे। कोई अगर आज कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, कोई मन में क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोलना। ये बहुत लंबा चलेगा, बहुत बारी सब चीज़ों की बात होगी। ठीक है, तो आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।